एवरीवन, दिस इज रिना कौशिक। वेलकम टू रिना कौशिक केमिस्ट्री। सो हमने क्वांटम केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था पार्टिकल इन अ बॉक्स के एनर्जी डायग्राम को, और दो केसेस हमने लिए थे जिनको हमने अच्छे से स्टडी किया था। आज हम बात करेंगे थर्ड केस की, जिसमें हम टनलिंग को पढ़ते हैं, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे काफ़ी टाइम से क्वेश्चन आया नहीं है और चांस है कि अब पूछ सकता है क्योंकि गैप हो गया है और बहुत ईजी कंसेप्ट है। सो टनलिंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर को। फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर से मेरा क्या मीनिंग है, देखो इससे पहले जो हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स को स्टडी किया था तो हमने क्या किया था, एक बॉक्स लिया था उसमें हमने क्या किया था, एक इसकी लिमिट लगाई थी कि ये 0 से a होगा या -a/2 से +a/2 होगा, कोई भी लिमिट होगी, वो हमने स्टडी किया था। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि अगर हम इसकी वॉल्स को क्या कर दें, इनफाइनाइट लेंथ तक लेके जाएं, ये तो हमारा पार्टिकल कहाँ रहेगा, बॉक्स के अंदर ही रहेगा, वो कहीं ना कहीं तो आपको मिलेगा ही, हम उसके अकॉर्डिंग उसका वेव फंक्शन निकाल लेते हैं। मगर फाइनाइट में यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे इन वॉल्स को क्या करते हैं, एक लेंथ तक लाके रोक देते हैं। मतलब एक रियल में एक ऐसा बॉक्स लेते हैं जिसमें क्या हो, आपका एक पर्टिकुलर लेंथ तक के बॉक्स होगा, इनफाइनाइट वॉल्स नहीं होगी। उस कंडीशन में यहाँ पे आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है, V = V0। मतलब इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, यहाँ तक इसका V0 होगा। अंदर आपका V क्या रहेगा, V = 0 रहेगा, और बाहर आपका क्या रहेगा, V > V0। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट पोटेंशियल बैरियर। इसका मीनिंग ये है कि मैंने वॉल्स को क्या किया, एक पर्टिकुलर लेंथ तक ला दिया। यहाँ पे मान लो कि मेरा पार्टिकल है, ये मेरा बेचारा पार्टिकल बैठा हुआ है, इस पार्टिकल को जाना है यहाँ से बाहर, किसी ना किसी तरह से बाहर जाना है। तो जब हमारी वॉल्स ऐसी थी कि इतनी लंबी थी कि उसको कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता था, तो हमारा पार्टिकल क्या कर सकता था, बेचारा यहीं पे बैठ गया, वो यहीं पे बैठ गया। अब देखो, अब हमारी वॉल्स लंबी है बट इतनी लंबी नहीं है कि वो जंप ही ना कर सके। तो हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर जाए, अगर इस V0 जितनी एनर्जी हो तो यहाँ से कूद के सीधा बाहर चला जाए। पर जरूरी नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रॉन के पास में इतनी एनर्जी हो सकता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन बहुत ही कमजोर हो, इतना खाता पीता नहीं हो। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये सोचेगा, थोड़ा दिमाग लगाएगा, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ से एक सुरंग बनाएगा और सुरंग सीधी खुलेगी यहाँ पे, और मेरा पार्टिकल चला गया बाहर। तो यहाँ पे इसी को हम क्या बोलते हैं, नीचे से जब चला गया तो इसको बोलेंगे टनलिंग बोलेंगे। दैट मीन कि यहाँ आप हो यहाँ के इंचार्ज, आप कौन हो, यहाँ के इंचार्ज, आपको बंद करके रखना था पार्टिकल को। आपने देखा जब आप अंदर चेक करने गए तो पार्टिकल यहाँ पे भी बैठा था, और जब आप बाहर आए तो पार्टिकल यहाँ पे भी बैठा था। तो आप हो गए कंफ्यूज कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे जेल को तोड़ के पार्टिकल बाहर कैसे आ गया। तो पार्टिकल क्या करता है, पार्टिकल इज वेरी स्मार्ट, इसने यहाँ पे एक सुरंग बना ली है, और जैसे ही आप क्या, ये बाहर यहाँ से चला जाता है बाहर, और जैसे ही आप आते हैं तो ये आपको बताने के लिए इसी रास्ते से वापस यहाँ पे आ जाता है। दैट मीन कि आपका वेव फंक्शन बॉक्स के अंदर भी होगा और बॉक्स के बाहर भी होगा। इसी को हम क्या बोलते हैं, हमारा टनलिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। सो यहाँ पे हमें क्या हुआ, दो तरह के वेव फंक्शन मिले। इनसाइड द बॉक्स में आपका वेव पार्टिकल कैसा वेव फंक्शन देता है, सेम आपके फ्री पार्टिकल के जैसा, फ्री पार्टिकल जैसा वेव फंक्शन देता है। और आउटसाइड द बॉक्स के वेव फंक्शन में थोड़े चेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि टनलिंग हो जाती है, यहाँ पे हमें पता नहीं चलता कि आपका वेव फंक्शन कहाँ जाए। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी, जब आपकी एनर्जी इसकी क्या हो, ज़्यादा हो, V0 से ज़्यादा एनर्जी, यानी कि ये क्या कर गया, बाहर जंप कर गया, ये V0 से बाहर चला गया, इस वॉल को क्रॉस करके बाहर चला, इसकी एनर्जी है इतनी कि ये बाहर जा सकता है, तो ये चला गया। तो उस कंडीशन में जो आपका वेव फंक्शन होगा, योर वेव फंक्शन इज similar to फ्री पार्टिकल। यानी अगर मेरी एनर्जी ज़्यादा है तो ये क्या कर जाएगा, वहाँ से सीधा ही जंप कर जाएगा
यानी कि अगर मेरी एनर्जी ज़्यादा है पार्टिकल की तो वो सीधा ही जंप कर जाएगा और आपका कैसा हो जाएगा, फ्री पार्टिकल बन जाएगा। तो वेव फंक्शन पे आपको कैसा मिलेगा, फ्री पार्टिकल वाला ही वेव फंक्शन मिलेगा। यही मान लो कि मेरा एनर्जी कम है v आपके पोटेंशियल बैरियर से, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो वेव फंक्शन है वो हो जाएगा सिमिलर टू 1D बॉक्स विथ इनफाइनाइट बैरियर। यानी कि हमें जो इनफाइनाइट बैरियर में जो हमें वेव फंक्शन मिला था √2/a sin n पाई x अपॉन a, सेम वही आपको यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि उसकी एनर्जी कम है तो यानी वो बॉक्स के अंदर ही रहेगा, यानी कि बॉक्स के अंदर वाली एनर्जी मिल जाएगी। मीन कि आपको बॉक्स के बाहर आपकी एनर्जी कैसी हुई, E इज इक्वल टू En माइनस V0, यानी कि आपको कैसा मिला, कंटिन्यूस वेव फंक्शन देखने को मिला। बाहर भी कंटिन्यूस वेव फंक्शन चलेगा क्योंकि बाहर तो वो कहीं भी जा सकता है। और अंदर आपको क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू क्वांटाइज n² अपॉन 8ma², यानी कि ये कैसा हो गया, क्वांटाइज्ड। ये आपको कहाँ मिलेगा, बॉक्स के अंदर, और ऊपर वाला आपको कहाँ मिलेगा, कंटिन्यूस वेव फंक्शन आपको बॉक्स के बाहर देखने को मिलेगा। इसी को हम क्या बोलेंगे, टनलिंग बोलेंगे। ये आपको कहाँ मिलेगा, बॉक्स के बाहर में देखने को मिलेगा। तो दो कंडीशन है, या तो उसके पास में एनर्जी हो तो वो सीधा जंप कर जाएगा आपके पोटेंशियल बैरियर से, और अगर मान लो उसके पास एनर्जी नहीं है और वो फिर भी जंप करना चाहता है तो वो दूसरा रास्ता अपनाता है, और वो रास्ता क्या होता है, आपका टनलिंग का रास्ता होता है, यानी कि वो टनल बना के बाहर चला जाएगा। जब टनलिंग होगी उस कंडीशन में आपका एनर्जी क्या मिलेगा, E इज इक्वल टू V0 माइनस h² α² अपॉन 2m। ये एनर्जी आपको कब मिलेगी, जब आपका क्या हो रहा है, टनलिंग हो रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखो मेरा एक बार फिर से बताती हूँ कि जब मेरा पार्टिकल को मैंने क्या किया, ऐसे बॉक्स में रखा जिसकी वॉल्स लंबी है बट एक लिमिट तक लंबी है, वो उसको बाहर जा सकता है, इनफाइनाइट लेंथ तक की नहीं है कि इम्पॉसिबल हो जाए। तो वहां पे क्या होता है, एक तो क्या होता है एनर्जी, जब वो इसके अंदर ही बैठा हुआ है तो इसकी जो एनर्जी होगी वो कैसी होगी, इसके अंदर ही है, उसकी एनर्जी कम है, वो कहीं नहीं जा रहा, उसने हार मान ली, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी एनर्जी आपकी क्वांटाइज हो जाएगी, जैसा एनर्जी मिलती है n² वैसी ही मिलेगी। दूसरी कंडीशन कि उसके पास में इतनी एनर्जी है कि वो V0 से ज़्यादा एनर्जी है उसके पास में, तो वो यहाँ से जंप कर जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, आपका एनर्जी कैसा मिल जाएगा, फ्री पार्टिकल जैसा, वो फ्री हो जाएगा, भाग जाएगा। तीसरा हो गया कि वो है बेचारा अंदर ही, पर उसने एक नया रास्ता निकाला, उसने टनल बना ली, यहाँ से यहाँ चला गया, और आपको वो दोनों जगह देखने को मिल रहा है, वो यहाँ भी है और वो यहाँ भी है। उस कंडीशन में आपका एनर्जी क्या हो जाएगा, टनलिंग वाला हो जाएगा, और उसमें आपको एनर्जी कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक। तो टनलिंग में आपका जो हम निकालते हैं, ये अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, तो अल्फा वैल्यू होती है आपकी √2m V0 माइनस E अपॉन h क्रॉस। दिस इज द इम्पॉर्टेंट इक्वेशन। आपको सीधा अल्फा निकालने को देता है, E दे देगा, V0 दे देगा, और आपको अल्फा निकालने को देगा, और रिलेशन पूछेगा अल्फा और मास में, अल्फा और एनर्जी में क्या रिलेशन है। इस तरह के रिलेशन वाइज क्वेश्चन आते हैं। अब देखो टनलिंग से मेरा क्या मीनिंग रहा कि मेरा जो वेव फंक्शन था, यानी कि जो मेरा पार्टिकल था, वो कहाँ है, मैंने बोला वो आपका बॉक्स के अंदर भी है और वो बॉक्स के बाहर भी है, क्योंकि वो टनल बना के बाहर चला गया। यानी उसको, उसके ग्राफ आपको कैसे मिलेंगे, अंदर तो आपको सेम वैसे ही मिलेंगे जैसे हम स्टडी करते आए, पर वो थोड़े से बाहर की तरफ स्प्रेड हो जाएंगे क्योंकि टनलिंग हुई है। दूसरा टनलिंग का एक और कंसेप्ट आता है कि मान लो मैंने इस बॉक्स को उल्टा कर दिया और मैं चाहती हूँ कि मेरे पास में एक ऐसा पार्टिकल आए जिसकी एनर्जी ज़्यादा है आपकी V, जिसकी एनर्जी क्या है,
कम है आपके V0 से। ध्यान देना, टनलिंग के लिए एनर्जी का V0 से कम होना जरूरी है, क्योंकि अगर वो ज़्यादा हुआ तो वो क्रॉस ही कर जाएगा और वो फ्री पार्टिकल हो जाएगा, वो रहेगा ही नहीं। अब मेरा एनर्जी क्या है, कम है V0 से, फिर भी वो यहाँ पे क्या कर रहा है, टनल बना के जा रहा है। तो मेरा यहाँ से मेरा जो वेव फंक्शन आया वो क्या करेगा, टनल अंदर से टनल बनाएगा और वो धीरे धीरे बाहर निकल जाएगा। तो वेव फंक्शन की जो इसका जो एम्पलीट्यूड था उसमें कमी आएगी, पर वो थोड़ा सा बाहर जरूर निकल जाएगा। इसी में क्या बोलते हैं हम, टनलिंग। दूसरा, मान लो कि वो टनल बना के बाहर नहीं जा पा रहा, तो वो क्या करेगा, इस बैरियर को क्रॉस ही नहीं कर पा रहा, इसकी एनर्जी कम है, तो वो या तो क्या करेगा, यहीं से वापस मुड़ जाएगा, या फिर उसके थोड़ा सा उसकी एनर्जी कम हो जाएगी और वो इसको टनल बना के पार हो जाएगा। तो जब वो पार हो गया तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, आपका टनलिंग। और जब वापस चला गया यानी कि उधर क्या हो गया, आपका रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये दो टर्म्स होती है, ये दोनों ही अपोजिट है। अगर टनलिंग होगी तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, और अगर रिफ्लेक्शन हो गया तो टनलिंग जीरो हो जाएगी। टनलिंग यानी ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी, यानी कि वो कितना ज़्यादा वो वहाँ से क्रॉस कर गया, उसका ट्रांसमिट हो गया, उसकी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ -2 m V0 - E L/h। यहाँ पे हम इसको अल्फा से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ये फॉर्मूला इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको ये पता चलता है, क्या पता चलता है, कि अगर मेरा मास ज़्यादा है, क्योंकि मास कहाँ है, अंडर रूट में है, तो मेरा टनलिंग क्या होगा, कम होगा। और अगर मेरा V0 - E ये भी ज़्यादा है, तो भी मेरा टनलिंग क्या हो, ट्रांसमिशन यानी क्या होगा, कम हो जाएगा। पर अगर मेरा लेंथ ज़्यादा है, जो कि अंडर रूट के बाहर है, अगर मेरा लेंथ ज़्यादा है तो भी मेरा क्या होगा, ट्रांसमिशन क्या होगा, कम होगा। क्योंकि ये सभी क्या है, ई एक्सपोनेंशियल में है, इसलिए इनका इन्वर्स रिलेशन होगा। और टनलिंग का इन्वर्स रिलेशन होता है आपके रिफ्लेक्शन से। ट्रांसमिशन उतना ही कम होगा जितना आपका रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। इसको कैसे समझ सकते हैं, ध्यान दो। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है कि मान लो मेरा फर्स्ट केस है, ये सेकंड केस है, ये है मेरा थर्ड केस, और ये है मेरा फोर्थ केस। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरी लेंथ कितनी है, L, यहाँ पे मेरी लेंथ है 2L, यहाँ पे मेरी लेंथ है L, यहाँ पे मेरी लेंथ है 2L। यानी कि मुझे यहाँ से अब मेरे पार्टिकल को क्रॉस कराना है, तो किस में इजीली क्रॉस हो जाएगा, यानी किस में ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा। तो देखो फर्स्ट वाले में मेरा आएगा, इसको सिर्फ लेंथ को पार करना है और चला जाएगा। जब मैं लेंथ बढ़ाऊंगी, सेकेंड केस में जब मैं लेंथ बढ़ा रही हूँ, यानी कि L से 2L कर रही हूँ, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा क्रॉस करने के लिए, डिस्टेंस को क्रॉस करने के लिए टाइम लगेगा। तो सबसे इजी तो किस में चला जाएगा, फर्स्ट वाले में इजीली चला जाएगा। उसके बाद में सेकेंड में, थर्ड वाले में क्या है, लेंथ का इक्वल है बट उसकी हाइट बहुत ज़्यादा, यानी कि उसके पास में एनर्जी उसको जितनी चाहिए, यानी कि उसका V0 क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा हो गया, तो वो क्रॉस नहीं कर पाएगा। फोर्थ केस में क्या है, मेरा V0 भी ज़्यादा है और मेरा लेंथ भी डबल हो गया, तो इट्स वेरी हार्ड टू क्रॉस। इसलिए मेरा सबसे इजी ट्रांसमिशन किस में होगा, फर्स्ट केस में होगा। सबसे इजी ट्रांसमिशन मेरा फर्स्ट केस में होगा, देन सेकंड में, देन थर्ड में, एंड देन फोर्थ में। और यही अगर मैं रिफ्लेक्शन का ऑर्डर निकालूं तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन आपका ये ऑर्डर हो जाएगा। तो ये मेरा ट्रांसमिशन का ऑर्डर आ गया और ये मेरा रिफ्लेक्शन का ऑर्डर आ गया। अब देखिए, ये जो एक टॉपिक है ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन दे के जाता है, बहुत इजी है, इसमें आपको कुछ कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने का पूछता है। एक्सपेक्टेशन वैल्यू मैंने आपको पहले ही बताया था, एक होता है प्रोबेबिलिटी, जब मैंने आपको पोस्टुलेट बताए थे तो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताया था। प्रोबेबिलिटी में हम निकालते हैं कि आपकी संभावना क्या है आपके बॉक्स में होने की या फिर आपके कहीं पे भी उस पार्टिकल के होने की। एक्सपेक्टेशन वैल्यू में हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि वो वहीं पे होगा। जैसे मीन कि एक तो आप पॉसिबिलिटी बताते हो कि हो सकता है कि मेरा पेन कहाँ हो, मेरे रूम में हो। कहाँ हो मेरा पेन, मेरे रूम में हो। दूसरा कि मैं आपको बोल दूं कि मेरा पेन कहाँ है, मेरी
मेरी टेबल पे ही रखा हुआ है। कहाँ पे रखा हुआ है? मेरी टेबल पे। तो जब मैंने बोला कि वो मेरे रूम में हो सकता है रूम में, हो सकता है वहाँ पे ना हो, तो ये क्या होया? मेरी प्रोबेबिलिटी मैंने बताई। और जब मैंने आपको बोला कि वो मेरा टेबल पे है, तो मैं कोई 100% तो सही हो नहीं सकती, हो सकता है कि वो टेबल पे ना भी मिले, पर मैंने क्योंकि शॉर्टी से बोल दिया तो वो क्या हो गया? मेरा एक्सपेक्टेड वैल्यू हो गया, यानी कि मेरा एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो गया। तो वही हम निकालते हैं हमारे पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए। हम आपको पोजीशन के लिए भी पूछ सकते हैं और आपको मोमेंटम के लिए भी पूछ सकता है। अगर आपको पोजीशन के लिए पूछता है तो आपको क्या याद रखना है? पोजीशन के लिए पूछता है तो x के लिए वो क्या होगा? a/2 इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू होगा। एक्स स्क्वायर के लिए पूछता है, यहाँ ध्यान दो, एक्स स्क्वायर है तो जो भी आपका टर्म है उसमें आप फर्स्ट को याद रखिए, वो भी क्या होगा? a²/3 होगा। क्यूब के लिए अगर पूछ रहा है तो वो होगा a³/4 और माइनस में कोई ना कोई वैल्यू दी होगी। याद ये रखना है कि जो फर्स्ट आपका नॉर्मल पोजीशन के साथ में है वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा, जबकि बाद में आपका यहाँ पे ये n पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही मोमेंटम के लिए अगर पूछता है तो वो क्या होता है आपका? 0। पर अगर मोमेंटम के स्क्वायर के लिए पूछे तो वहाँ पे आपका n²h²/4a² आएगा। और यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है कि ये आपका n पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन कैसा आएगा? एक एग्जांपल देती हूँ। मान लो मैं आपको एक केस दूँ कि ये एक बॉक्स है जिसकी लेंथ 0 से 4l है और मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पे मेरा x का एक्सपेक्टेशन वैल्यू बताइए, तो क्या होगा? सिंपल, a/2 होता है, लेंथ कितनी है इसकी? 4l, 4l/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2l। ये मेरा आंसर हो गया। बस इस तरह के क्वेश्चन पूछेगा, डायरेक्ट एंड इजी। तो ये हमारा 1D बॉक्स पूरा हो गया। लास्ट वीडियो में हमने थोड़ी बहुत बात की थी, उससे पहले हमने प्रोबेबिलिटी निकालने की भी बात की थी, वो टॉपिक भी हो गया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 2D एंड 3D बॉक्स के बारे में। तो हमारा जब बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में हम क्या करेंगे? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और ये सारे टॉपिक होने के बाद में आपको इसका PDF मिलेगा। लास्ट वीडियो में PDF मिलेगा जो आप मेरे वेबसाइट से भी ले सकते हैं और मेरे टेलीग्राम से भी ले सकते हैं। अभी नहीं दूंगी, मैं सोच रही हूँ पूरा कंप्लीट होने के बाद ही दूँ। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।